ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध में अभिकल्प। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य शोध और सांख्यिकी पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वनांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध में अभिकल्प। प्रिय छात्रों, अपनी पिछली कुछ वार्ताओं में हम लोग समाज कार्य शोध अर्थात सोशल वर्क रिसर्च के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज एक बहुत ही रुचिकर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसका नाम है डिज़ाइन अर्थात अभिकल्प। किसी भी शोध में डिज़ाइन या अभिकल्प का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके पहले कि हम समाज कार्य शोध में अभिकल्प या डिज़ाइन के महत्व पर चर्चा करें, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मूल विषय पर अर्थात सामाजिक शोध और समाज कार्य शोध। जैसा कि पिछली वार्ताओं में मैंने आपसे बताया था, इस विषय की विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीमती यंग के अनुसार सामाजिक शोध क्या है। उनके अनुसार सामाजिक शोध एक व्यवस्थित विधि है, साइंटिफिक मेथड है, जिसका उद्देश्य है नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों का सत्यापन, उन तथ्यों की क्रमबद्धता, उनके पारस्परिक संबंधों और उनके कारणों की व्याख्या और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों की जानकारी प्राप्त करना। यह है आइडिया, यह है कॉन्सेप्ट, यह अवधारणा सामाजिक शोध की। और इसके बाद में जो अगला चरण जो हमने पिछली वार्ताओं में रखा था, समाज कार्य शोध क्या है। प्रोफेसर फ्रिडलैंडर का हमने कोटेशन लिया था और पुनः आपका ध्यान इधर आकर्षित कर रहा हूँ। समाज कार्य शोध क्या है? समाज कार्य शोध समाज कल्याण क्षेत्र के प्रश्नों की खोज की एक व्यवस्थित विवेचनात्मक प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। इसका उद्देश्य है समाज कार्य की समस्याओं के निराकरण के उपाय प्राप्त करना और समाज कार्य के ज्ञान तथा अवधारणाओं का विस्तार एवं साधारणीकरण करना। इन दोनों परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से इनका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इन विधियों के जरिए, चाहे सामाजिक शोध हो चाहे समाज कार्य शोध हो, हमारा लक्ष्य होता है नए ज्ञान की प्राप्ति और अगर कोई पुराना ज्ञान है उसका सत्यापन करना। और इसके साथ ही चूँकि हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, इसलिए समाज कल्याण के क्षेत्र में या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो समस्याएं पैदा होती हैं उनका निराकरण कैसे हो, उनके कारण क्या हैं, इस तरह के उपायों का पता लगाना, ये भी ये सामाजिक शोध का और समाज कार्य शोध का उद्देश्य बताया गया है। लेकिन सवाल यह है कि हम सब करें कैसे। हड़बड़ी या अव्यवस्थित रूप से तो संभव है नहीं, इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी और शोध के लिए बनाई गई जो योजना है उसी का दूसरा नाम डिज़ाइन या अभिकल्प है। यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि डिज़ाइन को हिंदी में अभिकल्प कहा जाता है। अब आइए सबसे पहले तो ये देखें कि डिज़ाइन का मतलब क्या है, डिज़ाइन का आशय क्या है। ये आप बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं कि अगर कोई आपको नया मकान बनवाना है या नक्शा बनवाना है या जेवर बनवाना है
उसके डिज़ाइन के बारे में बात होती है, आपको सोचना पड़ता है। तो इसका जो सही जो अवधारणा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक डिज़ाइन क्या है, अभिकल्प क्या है? किसी भवन, किताब, यंत्र इत्यादि की योजना बनाना, उसका नक्शा तैयार करना, ब्लूप्रिंट बनाना, यानी संक्षेप में किसी भी संरचना को निर्मित करने की योजना, उसे ही डिज़ाइन कहा जाता है। चाहे वो जेवर हो, चाहे मकान हो, सड़क हो, भवन हो, पुल हो, मशीन हो। अब इस डिज़ाइन को हम समाज कार्य शोध में किस रूप में देखते हैं और कैसे इसके विभिन्न चरण होते हैं, अगर आप भी कोई शोध कार्य करना चाहें तो सबसे पहले आपको उसके डिज़ाइन पर बात करना होगी, उसके डिज़ाइन के बारे में आपको सोचना होगा। तो ये मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ में स्पष्ट करता जाऊंगा। मेरे गाइडेंस में, मेरे मार्गदर्शन में जो पीएचडी के जो शोध कार्य हुए हैं पीएचडी उपाधि के लिए, उनमें से एक चुन लेते हैं आइए, और वो है बाल कल्याण के क्षेत्र में शोध, समाज कार्य शोध बाल कल्याण के क्षेत्र में। अब देखिए, डिज़ाइन बनाते समय सबसे पहले आपको क्षेत्र का चुनाव करना पड़ेगा। आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं तो आपको क्षेत्र वही चुनना है जिसका संबंध समाज कल्याण से, समाज कार्य से है। और इसमें सबसे पहले आपको क्षेत्र की पहचान करना पड़ेगी कि आखिर हम किस क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप इस पर निकल पड़े इस क्षेत्र का चयन करने के लिए। आमतौर पर चयन होता कैसे है? सबसे पहले जो हम लोग जोर देते हैं, अगर किसी क्षेत्र विशेष में आपकी व्यक्तिगत रुचि है तो उस क्षेत्र में जरूर जाइए शोध कार्य के लिए, क्योंकि उसी में आप अपने मन से काम कर सकेंगे, रुचि से काम कर सकेंगे। तो क्षेत्र का चुनाव या तो होता है व्यक्तिगत रुचि से या अनुभव से, या आपने कहीं इसके बारे में चर्चा सुनी कि भाई इसमें आप तो बहुत तकलीफ है, कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। मान लीजिए किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आपने कोई पेपर सुना और उसमें आपका ध्यान गया कि इसमें क्षेत्र में और आगे कार्य हो सकता है। आपने कोई लेख पढ़ लिया या कोई किताब पढ़ ली, तो इस तरह से क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान एक वर्कर के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में आकर्षित होता है। तो ये मान लीजिए कि आपकी रुचि है बाल कल्याण के क्षेत्र में। अब बाल कल्याण के क्षेत्र में शोध करना ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि बाल कल्याण क्षेत्र के तो दर्जनों पहलू हैं। जैसे बच्चों की मानसिक समस्याएं हैं, बच्चों की शारीरिक समस्याएं हैं, बच्चों की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इनमें से कौन सा चुनेंगे आप, ये आपको तय करना है। मान लीजिए कि आपका ध्यान आकर्षित हुआ जो बाल श्रमिक हैं उनकी समस्याओं के प्रति, और आपको लगा कि इस पर मैं काम कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा। शोध का क्षेत्र तो आपने चुन लिया बाल कल्याण, लेकिन इसके भी जो सैकड़ों टॉपिक्स हो सकते हैं, सैकड़ों विषय हो सकते, उसमें आपने चुना बाल श्रमिक। तो सबसे पहले आपको उस क्षेत्र की रुचि को एक ऐसे टॉपिक में, एक ऐसे वाक्य में परिवर्तित करना पड़ेगा जिस पर कि शोध कार्य हो सके। बाल कल्याण या बाल श्रमिक क्षेत्र हमारी रुचि है, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। आपको उस किसी विशेष अवधारणा को एक शोध योग्य वाक्य में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका टॉपिक हो गया बाल श्रमिकों की समस्याएं। अब इसमें दो दिक्कत आती है। बाल श्रमिक तो पूरे देश में हो सकते हैं। कहाँ के बाल श्रमिक? क्या आपके व्यक्तिगत क्षमता ऐसी कि पूरे भारत के बाल श्रमिकों पर आप काम कर सके? ये तो संभव नहीं है। तो फिर आपको क्षेत्र छोटा करना पड़ेगा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नैरोइंग डाउन ऑन ए प्रॉब्लम, ऑन ए टॉपिक। अर्थात जिस तरह से एक चील अपने शिकार को देख लेती है, धीरे 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 अपना घेरा, अपना दायरा छोटा करती जाती है और अंत में शिकार को पकड़ लेती है। उसी तरह से एक बहुत बड़े क्षेत्र से हम चले, लेकिन उसके बाद हमको अपना दायरा छोटा 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 करते जाना पड़ेगा, भौगोलिक रूप से भी और उस समस्या के किसी डायमेंशन विशेष के रूप में भी। तो मान लीजिए आपने बाल श्रमिक का एक विषय चुना अपने शोध के लिए। अब इसमें आपको दो कटौतियां करनी पड़ेगी। एक तो भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा कटौती उसके हिसाब से, और दूसरी बाल श्रमिकों के किस पहलू पर आप काम करना चाहते हैं। उनकी समस्याएं तो अनेक हैं, कौन सी समस्या पर आप काम करना चाहते हैं ये भी आपको तय करना पड़ेगा। तो मान लीजिए
आप जिस शहर में निवास करते हैं वो भोपाल हो सकता है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, पन्ना, सतना वगैरह वगैरह। उस शहर विशेष के बाल श्रमिकों का अध्ययन, ये तो हो गया क्षेत्र का, आपने संकुचीकरण किया। लेकिन उस पन्ना या सतना में भी बाल श्रमिक जो हैं उनकी चारों तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। किस समस्या पर, किस पहलू पर आप काम करना चाहते हैं? बाल श्रमिकों की सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक? तो आपको धीरे धीरे अपने विषय को सिकोड़ते हुए यहाँ तक आप ले आए कि भोपाल शहर में या सतना शहर में या जबलपुर शहर में कार्यरत बाल श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, ये आपका शोध का विषय ये स्पष्ट हुआ। और ये आपकी रिसर्च डिजाइन का, शोध अभिकल्प का पहला ही ठोस चरण है। आपने विषय तय कर लिया, एक खास वाक्य आपने चुना और जिससे आपके शोध कार्य का हमको दिशा संकेत मिलता है। ये तय करने के बाद प्रिय छात्रों, अब आते हैं हम अगले चरण पर। विषय तो तय हो गया कि भोपाल शहर के बाल श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। अब अगला चरण, अगला स्टेप क्या होगा? आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि आज तक उस क्षेत्र में क्या काम हुआ है और कितना काम हुआ है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पिटी पिटाई लकीर पर चलना तो आसान है, लेकिन वास्तव में अगर आप शोध कार्य में रुचि रखते हैं एक शोधकर्ता के रूप में, तो आपको खोजना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में कहाँ तक काम हो चुके, लोग कहाँ तक आए हैं। और ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि शोध का एक जो उद्देश्य बताया गया है वो है ज्ञान के क्षितिज का विस्तार। यानी जहाँ तक और शोधकर्ता जिस पंक्ति तक आ चुके, जिस रेखा तक आ चुके हैं, उससे आगे आपको काम शुरू करना है। नहीं तो आपके शोध कार्य का फिर कोई मतलब नहीं है। एक पिटी पिटाई एक्सरसाइज हो जाएगी, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, औपचारिकता हो जाएगी। तो अगर वास्तव में आपको नया कुछ करना है तो अभी तक भोपाल के बाल श्रमिकों पर या मध्य प्रदेश के बाल श्रमिकों पर या देश के बाल श्रमिकों पर जो काम हुआ है उसकी जानकारी आपको प्राप्त करना पड़ेगी। और वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? जो भी साहित्य उपलब्ध है, किताबें, मोनोग्राफ, लेख, पेपर्स, समाचार पत्रों के लेख, इन सब से आपको जानकारी मिलेगी कि इस क्षेत्र में लोग कहाँ तक आ चुके। और इसको कहते हैं हम उपलब्ध साहित्य की समीक्षा। इसी से आपको अपने नए क्षेत्र का ज्ञान होगा और दिशा का ज्ञान होगा कि कितना हम कर चुके हैं और कितना आगे हमको करना है। तो प्रिय छात्रों, ये हो गया आपका चरण क्रमांक 2। पहला चरण था विषय का निर्धारण, शोध विषय का, और दूसरा चरण था जो भी उपलब्ध साहित्य है उसकी समीक्षा, उसका विश्लेषण करके मालूम करना किस क्षेत्र में कहाँ तक काम हो चुका है। अब आइए तीसरे चरण पर। आपके डिजाइन में अब आपको ये बताना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कि जो आप भोपाल शहर के बाल श्रमिकों का अध्ययन करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसकी सीमाएं स्पष्ट हों। और ये जो है उद्देश्य आपके 1, 2, 3, 4 और लक्ष्य 1, 2, 3, 4 ये भी बहुत आपके शोध डिजाइन में, शोध विकल्प में स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपका ये कहना है, आपके जो उद्देश्य है आपके शोध का वो ये है कि वैसे तो क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने काम किया है लेकिन अमुक पहलू की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, तो मैं चाहूँगा कि उस क्षेत्र में भी नया कुछ कार्य हो। ये आपका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बाल श्रमिकों के ऊपर इतना अध्ययन हो चुका है, इतने कानून बन चुके हैं, इतनी योजनाएं बन चुकी हैं, फिर भी उन योजनाओं का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो दूसरा उद्देश्य आपका क्या हो सकता है? बाल श्रमिकों के लिए निर्मित शासकीय योजनाओं का कितना असर इस समस्या पर पड़ा है उसका एक मूल्यांकन। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, कुछ उदाहरण दिए। कहने का तात्पर्य ये कि आपका उद्देश्य और आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर शोधकर्ता को उसको लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो फिर कहीं भी उसको भटकने का खतरा हो सकता है। तो ये 3 चरण हमने अभी तक स्पष्ट किए। पहला क्षेत्र का चुनाव, दूसरा शोध समस्या का परिभाषा उसकी, उसका टॉपिक, और तीसरा अभी तक
क्या क्या इस पर काम हो चुका है, और चौथा ये कि आपके शोध कार्य का उद्देश्य क्या है और उसके लक्ष्य क्या है। अब आइए अगले चरण पर। और इसको कहते हैं परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पना, जैसा कि शब्द सही स्पष्ट है, काल्पनिक होती है, कल्पना है। अर्थात आपका अभी तक क्षेत्र से जो भी अनुभव आया है, जैसे भी लोगों से आप अनौपचारिक या औपचारिक रूप से मिले हैं, जो आपने इसके बारे में पढ़ा है या जो इसके बारे में आपने सुना है, उससे आपके कुछ तो विचार बने ही होंगे। उन विचारों को एक व्यवस्थित रूप देते हुए आपने, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि भोपाल शहर के बाल श्रमिकों का शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण अभी भी रुका नहीं है। एक परिकल्पना है। एक और परिकल्पना हो सकती है कि भोपाल शहर के जो बाल श्रमिक हैं वो अधिकांश अमुक जाति या अमुक धर्म के बच्चे ही हैं। ये भी एक परिकल्पना हो सकती है। तीसरी परिकल्पना ये हो सकती है कि अधिकांश श्रमिक बच्चे उन परिवारों से आते हैं जहाँ पर माता या पिता या दोनों का शैक्षणिक स्तर बहुत निम्न है या जहाँ पर अशिक्षा है। चौथी परिकल्पना ये हो सकती है कि जो भग्न परिवार हैं, जो ब्रोकन होम्स हैं, उससे भी बहुत सारे बाल श्रमिक आते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी परिकल्पनाएं आप निर्मित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपसे कहा, जो भी परिकल्पनाएं आप बनाएंगे वो आपके अनुभव और आपके अनुमान, आपकी कल्पना पर आधारित हो सकते हैं। और ये जो हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने कल्पना की है वो सच ही साबित हो। देखिए, परिकल्पनाएं का जो नतीजा होता है 3 प्रकार का होता है। जो परिकल्पना आपने की है, शोध के अंत में जो आपने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, उसके आधार पर परिकल्पना गलत भी साबित हो सकती, शून्य हो सकती। दूसरा संभावना यह है कि वह परिकल्पना सही साबित हो सकती है। अगर आपका कहना है कि मध्य प्रदेश के XYZ समुदाय से ही अधिकांश बाल श्रमिक आते हैं, हो सकता है सही हो, आपके शोध में ये जानकारी हमको प्राप्त हो। और तीसरा, परिकल्पना में संशोधन भी हो सकता है। तो तीनों चीज़ों के लिए एक शोधकर्ता को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपकी परिकल्पना सही है या गलत है या संशोधन के लायक है, ये तो शोध कार्य समाप्त होने के पश्चात ही आपको पता लगेगा कि आपकी दिशा कैसी थी। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पर, और वो चरण है शोध विधि का। देखिए प्रिय छात्रों, जब भी हम लोगों को मौका मिला शोध कार्यों के परीक्षण का, PhD स्तर का हो या और ऊंचे स्तर का, DLit स्तर का, तो कई जगह मैंने ये पाया कि परिकल्पनाएं तो शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बना ली जाती हैं, लेकिन शोध के अंत में ऐसा लगता है कि शोधकर्ता महोदय उन परिकल्पनाओं को भूल ही गए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी परिकल्पना बनाएं, शोध कार्य के आखिरी में वो परिकल्पना सही थी, गलत थी, क्या संशोधन लायक थी, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर हम आ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चरण पर हम आ रहे हैं, और वो है शोध की विधि। आपके काम करने का तरीका क्या होगा, ये बहुत विस्तृत विषय है, और यहीं पर शोधकर्ता की परीक्षा होती है, और यहीं से मालूम पड़ता है कि उसके कार्य में कितनी स्पष्टता है, कितनी सटीकता है। सबसे पहले शोध कार्य में जो शोध विधि की बात आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपनी सीमाएं स्पष्ट करना होगी। नंबर 1, सीमाएं कैसी? भौगोलिक समय आपके, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पूरे भारत के बाल श्रमिकों का अध्ययन आप नहीं कर सकते, आपको इसको छोटा छोटा करता जाना होगा, और छोटा करते करते आप पहुंच गए भोपाल शहर पर या पन्ना शहर पर या ग्वालियर शहर पर। तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये शोध कार्य केवल भोपाल या पन्ना या ग्वालियर के बाल श्रमिकों तक ही सीमित है। ये हो गया स्पष्ट। उसके बाद में आपको जो उनकी समस्याएं हैं, उनके किस आयाम पर आप शोध कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपकी क्या सीमाएं हैं, ये भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अर्थात भोपाल के बाल श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक पहलू पर ही हम लोग गवेषणा करेंगे, अध्ययन करेंगे, बाकी उस पर हमारा ध्यान नहीं होगा। तो ये भी आपको अपनी सीमा स्पष्ट करना पड़ेगी कि बाल श्रमिकों के केवल सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर ही हम शोध कार्य करेंगे।
अगला जो बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है शोध विधि के अंतर्गत ही, वो है निदर्शन का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैम्पलिंग। देखिए, भोपाल या ग्वालियर शहर में बाल श्रमिक हो सकता है 2000 हो, 3000 हो। इतना सारा तो संभव है नहीं एक अकेले व्यक्ति के लिए। हाँ, अगर आपका कोई एनजीओ है या आपकी अगर कोई टीम है तो अलग बात है, आपने सारे के सारे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर लिया, उनकी समस्याओं का पता लगा लिया। लेकिन अगर आप अकेले ही व्यक्ति हैं तो फिर आपको ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि इन सारे 2000 जो बाल श्रमिक हैं एक शहर विशेष में, उसमें से कितने लोगों को आप लेंगे और क्यों लेंगे। तो मान लीजिए 2000 में से आपने केवल 200 बाल श्रमिकों का चयन किया, तो जो 2000 हैं उसको कहते हैं समग्र, यूनिवर्स, टोटल है इतना उस शहर में। लेकिन सब आप नहीं ले पा रहे हैं, उसमें से आपने एक सैंपल ले लिया, उसको हम लोग कहते हैं निदर्शन। तो निदर्शन किस विधि से लिया जाएगा, उसकी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। तो इसमें से किस विधि का आप अनुसरण करेंगे और क्यों करेंगे, ये भी आपको अपने डिज़ाइन में स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए ग्वालियर शहर के 2000 बाल श्रमिकों में से आपने 200 श्रमिक बच्चे आपने ले लिए, और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जिस तरह का समग्र है अनुपात बच्चों का आपस में, वैसा का वैसा अनुपात आपके सैंपल में भी आना चाहिए, नहीं तो आपका शोध कार्य गलत नतीजे भी दे सकता है। 200 का सैंपल आपने लिया, अब आगे चलें। डेटा कलेक्शन या आधार सामग्री का संचयन या संकलन। आधार सामग्री दो प्रकार की होती है। एक होती है जो सीधा आप उत्तरदाता से, जो आपके रिसर्च के विषय हैं उनसे आपने प्राप्त की, और दूसरी होती है द्वितीयक सामग्री, अर्थात सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन। तो द्वितीयक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गज़ट्स हैं, पुराने दस्तावेज हैं, पांडुलिपियां हैं, पुरानी इस विषय पर लिखी गई किताबें हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। इनसे भी आपको अपने विषय के बारे में कुछ बुनियादी आधार सामग्री प्राप्त हो सकती है। ये तो हो गया द्वितीयक। ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा अपने डिज़ाइन में कि हम इन्हीं स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो प्राथमिक आधार सामग्री है वह तो आपको सीधे आपके उत्तरदाताओं से ही प्राप्त करना पड़ेगी। अर्थात जो श्रमिक बालक हैं 200 आपने जो चुने हैं, उनसे सीधा संवाद करके, उनसे सीधी बात करके आपको अपने आंकड़े एकत्रित करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिक स्रोत से भी आधार सामग्री इकट्ठा करने की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे साक्षात्कार अनुसूची, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अर्थात एक ऐसी प्रश्नावली तैयार करना जिसके आधार पर आप उस बच्चे से, उस उत्तरदाता से सीधे बातचीत करके, उसका साक्षात्कार लेकर के वो सामग्री और वो जानकारी आप अपने उसमें प्रश्नावली में लिख सकते हैं। तो एक तरीका हो गया साक्षात्कार अनुसूची। आप तैयार प्रश्न लेकर के उस उत्तरदाता के पास जाते हैं और उससे जानकारी प्राप्त करके वहीं को इसको आप अपने हाथों से नोट कर लेते हैं। दूसरा तरीका, दूसरी विधि एक और है, वो प्रश्नावली विधि। अर्थात आपने प्रश्नावली तैयार कर ली और डाक से या किसी और माध्यम से आपने उस उत्तरदाता तक पहुंचा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये तभी काम करती है जब उत्तरदाता पढ़े लिखे हों, साक्षर हों। अब इस किस केस में, जैसे बाल श्रमिक को उदाहरण में आपको देता आ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आपको अशिक्षित, अनपढ़ मिलेंगे, तो वहाँ पर ये विधि काम नहीं कर सकती। एक और विधि है सर्वेक्षण की विधि, सर्वे किया आपने। एक और विधि है एकल अध्ययन पद्धति, अर्थात केस स्टडी। एक और विधि है, उसका नाम है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो आंकड़ा इकट्ठा करने की, आधार सामग्री एकत्रित करने की विधियाँ बहुत सारी हैं। इनमें से किसका आप उपयोग करेंगे ये भी आपको अपने डिज़ाइन में स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये भी लिखना पड़ेगा अपने डिज़ाइन में, अपने योजना में, किस आधार सामग्री का विश्लेषण आप कैसे करेंगे, कंप्यूटर के द्वारा या मैनुअली, यानी खुद हाथों से, और सांख्यिकी गणना, इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी कितना प्रयोग होगा, कौन कौन से आप टेस्ट इसमें लगाएंगे, ये भी आपको इसमें स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है डिज़ाइन का, शोध विधि। इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और शुरुआत में अगर आपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन, अगर आपने योजना अच्छी बनाई है, डिज़ाइन अच्छी बनाई है, तो आपका आगे काम भी
सुचारू रूप से और सही तरीके से चलेगा। और अंत में प्रिय छात्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके डिजाइन के अंत में उसके परिशिष्ट के रूप में बजट भी आपको लगाना पड़ेगा। बजट दो बातों के, एक तो धन संबंधी और दूसरा समय संबंधी। पहले तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये शोध कार्य आप कितनी समय सीमा में आप संपन्न करना चाहेंगे, साल, 2 साल, 6 महीना, जो भी उसके समय सीमा है। एक तो ये बजट में स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, ये जो आधार सामग्री आप एकत्रित करेंगे, ये खुद करेंगे या कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेंगे, और अगर कार्यकर्ताओं की सहायता आपको चाहिए तो उसके लिए वित्त की व्यवस्था क्या होगी। क्या अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी शोध परियोजना है और आप किसी एनजीओ के माध्यम से उसको कर रहे हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं का वेतन, उनके भत्ते, इसकी क्या राशि होगी, और जो संसाधन लगेंगे आपको, कंप्यूटर है, ऑफिस का फर्नीचर है, वाहन है, इसका खर्चा कौन वहन करेगा, और कंप्यूटर से अगर प्रोसेसिंग करेंगे आप तो वो खर्चा कहाँ से आएगा। कहने का तात्पर्य ये कि आपको पूरा बजट इसका स्पष्ट करना पड़ेगा। अपने डिज़ाइन का अंग ही होता है ये कि समय की बजटिंग और धन की बजटिंग, ये दोनों भी इसके बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं आपके डिज़ाइन के, रिसर्च डिज़ाइन के। और अगर आपकी डिज़ाइन सही बनी है तो उसके लाभ मैं अंत में आपको गिना दूं कि यदि अगर डिज़ाइन आपकी सही है तो आपके शोध कार्य में स्पष्टता रहेगी, सटीकता, एक्यूरेसी रहेगी, विश्वसनीयता आएगी, समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, और आगामी शोध कार्य की दिशाएं स्पष्ट होंगी। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध में अभिकल्प। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।